प्यारे बच्चों, जोहार। आज हम लोग ठोस अवस्था में स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस यानी कि द्विक स्थान जालक या क्रिस्टलीय जालक की चर्चा हम लोग करेंगे और साथ ही यूनिट सेल जिसको कि एकक कोशिका हम लोग कहते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। पहला बात उठता है कि स्पेस लैटिस किसको कहते हैं। तो स्पेस लैटिस को इस प्रकार हम लोग परिभाषित करते हैं कि त्रिविमीय स्पेस में यानी कि त्रिविमीय क्षेत्र में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की पर्टिकुलर अरेंजमेंट को स्पेस लैटिस कहा जाता है, यानी तो क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। और उसी क्रिस्टल लैटिस की छोटा सा भाग को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, जिसको कि एकक कोशिका हम लोग कहते हैं। जैसे कि एक दीवार बनता है तो वो एक दीवार एक एक ईंटा का बार बार रिपीटिंग यूनिट से बन रहा है, तो वो पूरा जो दीवार हो जाएगा वो पूरा दीवार हो जाएगा आपका स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। और एक ईंटा जो होगा उसका एक छोटा सा पार्ट जिसकी कि बार बार रिपीटेशन करने पर वो दीवार खड़ा हुआ या वो स्पेस लैटिस खड़ा हुआ, उसको हम लोग कहेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं 3 एज का लेंथ। जैसे कि हम लोग एक क्यूब लेते हैं, उस क्यूब में 3 एज है, ए, बी और सी। ए बी सी जो 3 एज है उनके बीच में 3 एंगल्स होंगे, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और तीसरा होगा गामा। अब बात उठता है कि ए और सी के बीच में जो एंगल है वो मेरा है बीटा, बी और सी के बीच में जो एंगल है वो है मेरा अल्फा, और ए और बी या बी और ए के बीच में जो एंगल है वो है मेरा गामा। अब इन तीनों एंगल्स और ये तीनों एज ए बी और सी, ए बी और सी, और 3 एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा, इनको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो वो हम लोग को 7 क्रिस्टल सिस्टम देता है, जो कि ये है। अगर हम लोग ब्रेवियस लैटिस की बात करते हैं तो 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं, जो कि ये है। अब बात उठता है कि ये यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल क्यूबिक, या इसको हम लोग प्रिमिटिव भी कहते हैं, और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो पहला बच्चों हम लोग देखेंगे सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहेंगे। तो सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल वैसा क्यूबिक यूनिट सेल को कहेंगे जिसमें एटम्स जो है या पॉइंट्स जो है सिर्फ 8 कॉर्नर्स में उपस्थित रहेंगे, यानी कि ये मेरा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा, जिसमें कि एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स पर ही सिर्फ बैठे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बाद हम लोग आते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल मैंने क्या कि एटम्स जो हैं 8 कॉर्नर में तो रहेंगे ही, उसके अलावे और कोई दूसरे सेंटर में भी उपस्थित रहेंगे या और कोई दूसरे पॉइंट पर भी उपस्थित रहेंगे। वो सेंटर्ड यूनिट सेल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो होता है BCC, जिसको कि हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, यानी कि अंत सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। दूसरा आता है FCC, जिसको कि हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं या फलक केंद्रित यूनिट सेल कहते हैं। और तीसरा जो आता है वो आता है साइड सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी तो ECC एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको कि हम लोग इसको कहते हैं अंत्य केंद्रित यूनिट सेल। अब बात उठता है कि BCC किसको कहते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में एटम्स कॉर्नर में तो मौजूद रहेंगे ही, 8 कॉर्नर में, साथ में बॉडी के बीचों बीच एक एटम उपस्थित रहेंगे, यानी कि ये आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फोटो है,
जैसे कि यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ है, इसी तरह करके 8 कॉर्नर में एटम है और एक संपूर्ण एटम जो है वो एकदम बीच में रहेगा। इसको हम लोग BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि अंत सेंटर्ड या अंत केंद्रित यूनिट सेल हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, किसको कहेंगे? तो बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर में तो रहेंगे ही और साथ में हर एक फलक यानी कि हर एक फेस के सेंटर्ड में भी उपस्थित रहेंगे। यानी कि एक क्यूब में मेरा 6 फेस है, जैसे यहाँ क्यूब ये बना हुआ है, तो जैसे यहाँ 8 कॉर्नर में एटम मौजूद है और फिर एटम हर एक फेस के सेंटर्ड में भी उपस्थित रहेंगे। ये हो गया मेरा FCC। अब अंतिम आता है मेरा एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी तो साइड सेंटर, अंतीय केंद्रित इकाई, एकक कोशिका, यानी कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें एटम्स जो है कॉर्नर में तो रहेंगे ही और किसी 2 अपोजिंग फेस में रहेंगे। यानी कि जैसे ये 8 कॉर्नर में एटम उपस्थित हैं, साथ में ये किसी 2 अपोजिंग फेस में, जैसे हमने ऊपर और नीचे 2 अपोजिंग फेस में यहाँ एटम्स दे दिया, ये मेरा हो जाएगा ECC, यानी कि साइड एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी तो साइड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इसको हम लोग कह सकते हैं या कहते हैं। अब बात उठता है कि हमने यूनिट सेल देख लिया कि कितने प्रकार के होते हैं, कि अब यूनिट सेल में जैसे कि एटम्स का हमने दिखाया कि एटम्स इस पोर्शन में इतना रहते हैं, इस पोर्शन में इतना रहते हैं, तो ऐसे करके यूनिट सेल को हम लोग विभाजित करते हैं। अब हम लोग को जो नेक्स्ट है कि इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है कि किस कॉर्नर में कितना पार्ट एटम का रहेगा और कितना पार्ट बॉडी के बीचों बीच रहेगा, कितना पार्ट एटम का एज में उपस्थित रहेंगे और कितना पार्ट एटम का फेस के सेंटर में उपस्थित रहेंगे। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि यूनिट सेल कितने एटम्स उपस्थित रहेंगे। तो वो कैसे करते हैं, देखिए बच्चों, ये एक यूनिट सेल हुआ। इसी यूनिट सेल का बार बार अगर हम रिपीटेशन कर रहे हैं तो ये हमको एक स्पेस लैटिस बना के दे रहा है। अब हम लोग एटम्स की कैलकुलेशन करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखें, इस स्पेस लैटिस में अभी 4 क्यूब एक साथ जुड़े हुए हैं। ये चारों क्यूब की कॉर्नर इस पॉइंट पर मिल रही है। अब यहाँ हमने एक एटम को रख दिया, तो ये जो एटम है अभी नीचे का 4 यूनिट सेल इसको शेयर कर रहा है। अब जब हम स्पेस लैटिस में डालेंगे तो जैसे कि हमने यहाँ 2 स्पेस लैटिस फिर डाल दिया, यूनिट सेल फिर डाला, फिर हमने इस स्पेस लैटिस में फिर यहाँ से एक यूनिट सेल डाला, फिर हम यहाँ से भी एक यूनिट सेल डाला। तो अब एक एटम को उस स्पेस लैटिस में 1 2 3 4 और नीचे 4 है, तो 8 यूनिट सेल मिलके घेरा हुआ है। 8 यूनिट सेल का प्रति एक कॉर्नर जो है उस एटम में सटा हुआ है। तो जैसे हम एक केक का टुकड़ा काटते हैं, जैसे हमने इसको काट के अलग किया, तो इस हिस्से में उस एटम का 1/8 हिस्सा आएगा। तो 1/8 हिस्सा अगर उसमें आता है तो अब एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स रहेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ इस कॉर्नर में अगर 1/8 हिस्सा है तो टोटल एटम जो होगा 1/8 × 8 यानी कि 1 एटम होगा। उसी प्रकार बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है कि ये जैसे एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स में तो एटम है और एक कंप्लीट एटम जो है वो बॉडी के अंदर रहेगा, जो कि कोई भी वॉल से या कोई भी फेस से टच नहीं करेगा। यानी कि 1/8 एक कॉर्नर में रहता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर मिला के 1 एटम हुआ और एक ये कंप्लीट एटम
ये पूरी बॉडी के अंदर उपस्थित रहेंगे, जिसको कि हम, ये ठोस है तो इसको तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इसको एज्यूम कीजिए कि ये जो एटम है वो पूरी बॉडी के बीच में हैंग कर रहा है बिना कोई फेस को टच करते हुए। हमने ये देखा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम की संख्या 2 रहेगी। नेक्स्ट जो है बॉडी सेंटर्ड के बाद हम लोग आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। तो बच्चों देखें कि अगर फेस के सेंटर में एटम रहता है तो इसको जब हम स्पेस लैटिस में डालेंगे तो एक एटम को देखिए बच्चों 2 क्यूब का फेस टच कर रहा है। तो जब हम इसको काटेंगे तो इस फेस में उस एटम का 1/2 हिस्सा आएगा, आधा, और आधा इसमें चला जाएगा। तो यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर में एटम है, तो 1/8 गुने 8 1 हो जाएगा, और हर एक फेस में आधा एटम है, तो 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 5 फेस 6 फेस, तो हाफ इंटू 6, तो हाफ गुने 6 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 8 कॉर्नर मिला के 1, तो टोटल एटम की संख्या हो जाएगी 4। अब बचता है आपका एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कॉर्नर में उपस्थित रहेंगे और साथ में 2 अपोजिंग फेसेस में रहेंगे। तो फेस में चूंकि आधा एटम रहता है तो 2 अपोजिंग फेस में आधा गुने 2 यानी कि हाफ इंटू 2 1 एटम हुआ, और ये 8 कॉर्नर मिला के 1 एटम होता है, 1/8 इंटू 8 1, तो 1 एटम पूरे कॉर्नर्स मिला के और 1 एटम 2 अपोजिंग फेस, यानी कि एंड सेंटर्ड या साइड सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल एटम की संख्या रहेगी 2। बच्चों हमने यूनिट सेल देखा, यूनिट सेल के प्रकार देखा, और यूनिट सेल में एटम किस तरह किस हिस्सा में रहता है वो भी हम लोगों ने देखा। एक चीज और, जब हम लोगों ने सब कॉर्नर में देख लिया, सब जगह देख लिया, एक चीज और आपको हम दिखाना चाहते हैं बच्चों कि एज में कितना हिस्सा एटम का रहता है। तो देखिए जैसे ये एक एज है, ये एज है क्यूब का, यहां अगर मैं एक एटम को डाल देता हूं तो अभी जो है ये 2 क्यूब का एज शेयर कर रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं फिर 2 क्यूब डाल देता हूं तो ये एक स्पेस लैटिस फॉर्म कर रहा है। तो अब हम जब इसको काट के निकालते हैं तो एक एज में 1/4 हिस्सा एटम उपस्थित रहते हैं। तो आप लोगों को ये आइडिया हो गया कि किसमें कितना हिस्सा एटम रहता है। कॉर्नर में जो है, कॉर्नर में हर हमेशा 1/8 रहेगा, नेक्स्ट एज में 1/4 रहेगा, फेस में 1/2 रहेगा, और बॉडी के बीचों बीच एक कंप्लीट एटम उपस्थित रहेंगे। तो आप लोगों को इतना आइडिया हो गया कि क्यूब में एटम कैसे करके उपस्थित रहते हैं, स्पेस लैटिस में कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अब उस एटम का रेडियस को अगर हम छोटा r मानते हैं और एज की लेंथ को अगर हम लोग स्मॉल a मानते हैं और एटम की रेडियस को स्मॉल r मानते हैं, तो उनके बीच में अलग अलग क्यूबिक सिस्टम में क्या रिलेशन है वो इस टेबल में आपको दिखाया जा रहा है, वो ये है। अब बच्चों ये जो टेबल आपको दिखाया गया एटम और एज, एटम के रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको जब पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ाया जाएगा उसमें आपको प्रूफ मिल जाएगा कि कैसे करके ये रिलेशंस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।